आज यह वीडियो में हम देखेंगे कि फाइनेंस बिल का नए अमेंडमेंट तो 25 मार्च 2023 लोकसभा में कर दिया जाता है। अगर देखें तो यह अमेंडमेंट के कारण लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस डेब्ट म्यूचुअल फंड स्कीम से निकाल कर दिया जाता है और यह अमेंडमेंट तो 1 अप्रैल 2023 से अप्लीकेबल होते हैं और डेब्ट म्यूचुअल फंड जिसका इक्विटी इन्वेस्टमेंट तो 35% से भी नीचा हो तो उसमें भी यह अमेंडमेंट तो अप्लीकेबल होते हैं। आज यह वीडियो में इसके बारे में हम डिटेल एनालिसिस करते हैं। चलो वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू होलिस्टिक इन्वेस्टमेंट डॉट इन यूट्यूब चैनल। पहले हम देखें कि डेब्ट म्यूचुअल फंड्स तो क्या होते हैं। डेब्ट म्यूचुअल फंड होते हैं कि फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स और फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं कि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स, डिबेंचर्स एक्सेट्रा। अगर देखें तो यह सब ने फिक्स रिटर्न देते हैं और इक्विटी म्यूचुअल फंड से कंपेयर किया तो इसमें रिस्क तो ज़्यादा कम होते हैं और क्या हायर कैपिटलाइजेशन भी दे सकते हैं अगर आपने फिक्स डिपॉजिट से कंपेयर किए तो। अब देखें कि ओल्ड टैक्सेशन ऑफ डेब्ट म्यूचुअल फंड और कि न्यू टैक्सेशन ऑफ डेब्ट म्यूचुअल फंड। अगर देखेंगे तो डेब्ट म्यूचुअल फंड तो टैक्स एफिशिएंट होते हैं अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सच एज बैंक एफडी तुम कंपेयर किए तो। इसमें भी दो तरीके हो सकते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अगर आपने आपका डेब्ट म्यूचुअल फंड 3 साल से पहले ही बेच दिया तो उसी तरह तुमको टैक्स दे दिया जाता है स्लैब रेट की तरह। दूसरे तरीका हो सकते हैं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अगर आपने 3 साल होने के बाद रिडीम कर दिया जाते हैं तो 20% टैक्स तो अप्लीकेबल होता है और उसके साथ तो इंडेक्सेशन बेनिफिट भी दे दिया जाता है ओल्ड टैक्सेशन ऑफ डेब्ट म्यूचुअल फंड में। अब देखें कि न्यू टैक्सेशन ऑफ डेब्ट म्यूचुअल फंड यह तो 1 अप्रैल 2023 में अमेंडमेंट कर दिया जाता है और इसमें देखेंगे तो इनकम तो टैक्स कर दिया जाता है और होल्डिंग पीरियड किसी भी वर्ष होते हैं तो भी वो तो निर्बंध नहीं होते हैं टैक्सेशन देने के लिए। अब एक उदाहरण वजह से आपको समझ देता हूँ कि नए टैक्सेशन और कि पुरानी टैक्सेशन में क्या अलग हो सकते हैं। अब देखें तो अगर आपने 5 लाख इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं और रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट होते हैं कि अजम्पशन 7% और मार्च 2023 तुम इसको बेच दिया जाते हैं और उस समय उसका वैल्यू होता है कि 6,12,522। अगर देखें तो टैक्स पेएबल तो 20% और कि इंडेक्सेशन बेनिफिट होने के कारण तुमने 7,971 रुपीज़ तो टैक्स पे करने की ज़रूरत पड़ती है ओल्ड टैक्सेशन में। अगर देखेंगे तो न्यू टैक्सेशन में इंडेक्सेशन बेनिफिट ना होने के कारण तुमने 33,756 पे करने की ज़रूरत पड़ती है। वो होते हैं कि मोर देन 4 टाइम्स ओल्ड टैक्सेशन से कंपेयर किए तो। इसी तरह ही तुम्हारा इन्वेस्टमेंट रिटर्न तो ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकेंगे न्यू टैक्सेशन वजह से। टैक्सेशन पर ध्यान रखना है हम ऐसे इन्वेस्टर, ये तो इम्पोर्टेंट चीज़ होते हैं लेकिन टैक्सेशन को हम इतना महत्व नहीं देना चाहिए। हम लिक्विडिटी और कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न और कि अदर बेनिफिट्स के बारे में भी सोचना चाहिए डिसीजन लेने से पहले। अब देखेंगे तो डेब्ट म्यूचुअल फंड्स में टैक्सेशन हो गया है, फिर भी हम देखेंगे तो बैंक एफडी से कंपेयर किए तो डेब्ट म्यूचुअल फंड तो स्टिल भी अच्छा तरीका हो सकते हैं। अब देखें कि किसी तरीके से डेब्ट म्यूचुअल फंड बैंक एफडी से ऊपर होते हैं। पहले होते हैं कि नो टीडीएस इन डेब्ट फंड्स। अगर देखें तो डेब्ट म्यूचुअल फंड्स में कोई भी टीडीएस ना होते हैं लेकिन बैंक एफडी में अगर आपका इंटरेस्ट इनकम तो 40,000 से भी ज़्यादा है तो इस पर टीडीएस तो दे दिया जाता है और वो होते हैं कि 10%। अगर आपने सीनियर सिटीज़न है तो अगर आपका इंटरेस्ट इनकम 50,000 से भी ज़्यादा है तो इस पर 10% टीडीएस दे दिया जाता है। लेकिन डेब्ट म्यूचुअल फंड में कोई भी टीडीएस नहीं होते हैं। यही डेब्ट म्यूचुअल फंड का वन ऑफ द एडवांटेज हो सकते हैं। दूसरे कारण होते हैं कि एसआईपी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इन डेब्ट म्यूचुअल फंड्स। अगर देखें तो जनरली इन्वेस्टर्स तो उसका सरप्लस फंड्स को अक्यूमुलेट करने के लिए सेविंग्स अकाउंट तो ओपन कर दिया जाता है और जब वो लमसम अमाउंट बन जाते हैं उस समय वो तो बैंक एफडी ओपन कर दिया जाते हैं। लेकिन बैंक एफडी से तुम डालते हैं तो तुमको लिक्विडिटी पर्सपेक्टिव से भी वो तो उतना अच्छा तरीका नहीं हो सकते और लॉन्ग टर्म के लिए तुम्हारा फंड तो वो तो लॉक कर दिया जाते हैं। अगर आपने एसआईपी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन देखेंगे तो डेब्ट म्यूचुअल फंड में तुम इन्वेस्ट करते हैं तो तुम लिक्विडिटी भी आसानी लगती है और दूसरे कारण देखेंगे तो हमारे पास कांस्टेंट फाइनेंशियल सिचुएशन नहीं होते हैं। हमारा फाइनेंशियल सिचुएशन बदलते ही रहते हैं।
एक दिन तुम्हारे हाथ में ज़्यादा पैसा होता है और एक दिन देखें तो तुम्हारे हाथ में कोई भी पैसा नहीं लगती है और कि सरप्लस फंड्स भी नहीं होते हैं। इसीलिए एसआईपी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है तो तुम किसी समय तुम्हारे हाथ में ज़्यादा पैसा होते हैं तो तुम उसी तरह तुम इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, जिसके वजह से तुमको लिए एक अच्छा रिटर्न भी दे सकेंगे लॉन्ग रन में। तीसरा कारण होते हैं कि सेटिंग ऑफ द लॉसेस। अगर देखें तो तुम डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो किसी समय हो तो अच्छा परफॉर्म करने के कारण तुम्हारा कैपिटल लॉसेस जो तुम स्टॉक्स और अदर इन्वेस्टमेंट्स में सफ़र होते हैं तो उसी तरह हो तो लॉसेस को सेटल भी कर दिया जाता है। वो फीचर तो बैंक एफडी इन्वेस्टमेंट्स में नहीं है, इस पर भी हम ध्यान रखना चाहिए। चौथा कारण होता है कि लिक्विडिटी एंड पार्शियल विड्रॉयल अवेलेबल इन डेट म्यूचुअल फंड्स। अगर देखें तो डेट म्यूचुअल फंड ज़्यादा लिक्विड होते हैं, इसीलिए तुम किसी समय भी रिडीम कर सकते हैं तुम्हारा फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स पर ध्यान रखकर। अगर देखें तो बैंक एफडी इसी तरह नहीं है। बैंक एफडी होते हैं कि 7 साल, तुम 7 साल इंतज़ार करने की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए लिक्विडिटी पर्सपेक्टिव से भी तुम देखेंगे तो डेट म्यूचुअल फंड स्टिल भी अच्छा तरीका हो सकेंगे, क्योंकि तुम किसी भी समय भी तुम्हारा फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स पर ध्यान रखकर विड्रॉ कर सकते हैं। SWP फॉर रेगुलर कैश इनफ्लो इन डेट फंड्स। अगर देखें तो SWP होते हैं कि सिस्टमैटिक विड्रॉयल प्लान। इसके वजह से इन्वेस्टर तो पीरियोडिकल इंटरवल्स में मनी तो विड्रॉ कर सकते हैं और इसके कारण डेट म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो वो तो उसी तरह उसका WPP को बदल कर सकते हैं और उसका रिटर्न भी वो तो फ़ायदा उठा पाएगी। लेकिन बैंक एफडी इसी तरह नहीं है, क्योंकि बैंक एफडी तो तुमको इंतज़ार करने की ज़रूरत पड़ती है वो फ़ायदा उठाने के लिए। इसीलिए डेट म्यूचुअल फंड्स तो इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकेंगे अगर आपने लिक्विडिटी और कि SWP पर्सपेक्टिव से भी देखेंगे तो। छठा होता है कि टैक्स डिफरमेंट इन डेट म्यूचुअल फंड। बैंक एफडी देखें तो हर साल टैक्स होते हैं, लेकिन डेट म्यूचुअल फंड उसी तरह नहीं है। अगर देखें तो यूनिट्स रिडीम होने तक तुम्हारा टैक्स को तुम डिफ़र भी कर सकते हैं और जब तक तुम यूनिट्स को होल्ड कर रहे हो उस समय तक तुम टैक्स देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन तुम जब यूनिट्स को रिडीम करना चाहते हैं तो उस समय कैपिटल गेन पर तुम टैक्स देने की ज़रूरत पड़ती है, उसी समय ही तुम टैक्स देने की ज़रूरत पड़ती है डेट म्यूचुअल फंड्स में। अब एक दो सिनेरियो हम देखें कि किसी तरह डेट फंड्स फिक्स डिपॉजिट से कंपेयर करने से किसी तरह डेट फंड्स एक सूटेबल चॉइस हो सकेंगे इन्वेस्टर के लिए। अब एक सिनेरियो 1 देखेंगे तो एक इन्वेस्टर जो फिक्स डिपॉजिट्स में 1 लाख इन्वेस्ट कर दिया जाता है और वो ही इन्वेस्टर डेट फंड्स में 1 लाख इन्वेस्ट कर दिया जाता है। अगर देखें तो फिक्स डिपॉजिट्स में इसका प्रॉफिट अमाउंट होता है कि 20,448 और डेट फंड्स में वही 1 लाख का प्रॉफिट अमाउंट होता है कि 22,498 रुपीज़। अगर देखें तो ये दोनों ही टैक्सेबल होते हैं। अगर टैक्सेशन के बाद देखेंगे तो फिक्स डिपॉजिट्स के से उसका प्रॉफिट होता है कि 14,314, लेकिन तुम डेट फंड से कंपेयर किए तो डेट फंड्स ही ज़्यादा होते हैं और वो होते हैं कि 15,749। सिनेरियो 1 में ही हमको पता चलता है कि डेट फंड्स किसी तरह फिक्स डिपॉजिट से ज़्यादा ऊंचा हो सकते हैं और क्यों इन्वेस्टर ने डेट फंड्स प्रेफर करना चाहिए। अब सिनेरियो 2 देखेंगे तो एक इन्वेस्टर ने 5 लाख बैंक एफडी में इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं और दूसरे इन्वेस्टर ने वही 5 लाख तो डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं। अब देखें कि किसके लिए ज़्यादा रिटर्न और ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। और देखें तो एक इन्वेस्टर जो 5 लाख बैंक एफडी में डालते हैं उसमें देखें तो 1 साल को इंटरेस्ट विड्रॉ करने के लिए वो तो नॉन क्यूमुलेटिव ऑप्शन चुनते हैं, जिसके वजह से वो 35,000 वो विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन वो 35,000 विड्रॉ करने से वो तो 10,500 तो खर्च करने की ज़रूरत पड़ती है टैक्स वजह से, क्योंकि वो तो हाईएस्ट टैक्स स्लैब रेट पीपल में होने के कारण वो तो 10,500 खर्च करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर देखें तो दूसरे इन्वेस्टर दो डेट म्यूचुअल फंड में डालते हैं वो 35,000 वो तो विड्रॉ कर सकते हैं और देखेंगे तो वो 35,000 में अगर असम्पशन करते हैं कि वो 35,000 में इसका इंटरेस्ट इनकम होता है कि 2,290, वो गेन पर ही वो टैक्स खर्च करने की ज़रूरत पड़ती है।
अगर देखेंगे तो पहले साल के लिए वो गेन पर 687 रुपीज़ खर्च करने की ज़रूरत पड़ती है और दूसरे साल में वो गेन के लिए 1329 रुपीज़ खर्च करने की ज़रूरत पड़ती है और तीसरे साल के लिए वो तो 1929 टैक्स खर्च करने की ज़रूरत पड़ती है अगर वो आदमी तो हाईएस्ट टैक्स स्लैब रेट में होते हैं। तो इससे ही हमको पता चलते हैं कि बैंक एफडी से डेप्ट म्यूचुअल फंड ज़्यादा बेटर होते हैं। अगर टैक्सेशन देखें, टैक्सेशन बेनिफिट होते हैं या नहीं, टैक्सेशन बेनिफिट होते हैं तो वो तो ज़्यादा बेटर होते हैं, लेकिन ना होने के कारण भी डेप्ट म्यूचुअल फंड तो इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकेंगे। एक दो उदाहरण से हमको यह जानकारी मिलती है कि डेप्ट म्यूचुअल फंड स्टिल एक अच्छा तरीका हो सकते हैं अगर तुम इन्वेस्टमेंट रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो। इस वीडियो का फाइनल टेकअवे और की कंक्लूजन देखेंगे तो डेप्ट म्यूचुअल फंड से टैक्सेशन तो निकाल कर दिया जाता है, फिर भी डेप्ट म्यूचुअल फंड्स बैंक एफडी से कंपेयर किए तो ज़्यादा एडवांटेजेस होते हैं इन्वेस्टर के लिए। इसका मेन एडवांटेज होता है कि टैक्स डिफरमेंट। जब इन्वेस्टर ज़्यादा रिटर्न मिलने के बारे में सोचते हैं तो उसी समय वो तो टैक्स भी डिफर कर सकते हैं और वो एडवांटेज तो बैंक एफडी में नहीं है। सूटेबिलिटी देखेंगे तो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल्स के लिए कॉर्पस अक्यूमुलेट करने के बारे में सोचते हैं तो डेप्ट म्यूचुअल फंड्स ही सही चॉइस होता है, क्योंकि बैंक एफडी तो तुम्हारा फंड्स को लॉक कर सकते हैं, लेकिन डेप्ट म्यूचुअल फंड्स में तुमको फ्लेक्सिबिलिटी होता है कि तुम किसी समय भी विड्रॉ करने के लिए। अगर तुम इन्वेस्टर है तो ये चीज़ों पर ध्यान रख कर ही तुम्हारा इन्वेस्टमेंट व्हीकल तुम चुनना चाहिए। चीज़ों हो सकते हैं कि सेफ्टी, लिक्विडिटी, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न और की पर्सनल रिस्क अपडेट, यह चीज़ों पर ध्यान रख कर ही तुम्हारा इन्वेस्टमेंट तुम चुनना चाहिए। टैक्सेशन बेनिफिट के बारे में सोचते हैं तो तुमको यह बेनिफिट तो डेप्ट म्यूचुअल फंड्स भी नहीं होते और बैंक एफडी में भी नहीं होते, लेकिन अदर एडवांटेज होते हैं कि डेप्ट म्यूचुअल फंड्स में जिसमें बैंक एफडी से वो तो ऊपर होते हैं। अगर देखें तो टैक्स बचने के लिए तुम कोई भी इन्वेस्टमेंट प्लान चुनते हैं तो तुम्हारा रिटर्न कम हो सकते हैं, इसलिए तुम इन्वेस्टमेंट व्हीकल चुनने से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर आपको संदेह है कि किसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी और किसी इन्वेस्टमेंट व्हीकल हमें चुनना चाहिए, तुम तुम्हारा फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ बातचीत कर सकते हैं। वो तो तुम्हारा फाइनेंशियल गोल्स और की रिस्क अपडेट पर ध्यान रखकर एक सूटेबल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी तुम के लिए बनते हैं और इसी तरह तुम इन्वेस्ट करते हैं तो तुम्हारा फाइनेंशियल गोल्स तुम आसानी से अचीव कर सकते हैं। अगर आपको यह विषय के बारे में डिटेल एनालिसिस इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो हमारा आर्टिकल पढ़ सकते हैं। इस आर्टिकल का लिंक तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर तुमको इस टॉपिक में और कोई अदर फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टॉपिक में संदेह है तो हमारा फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। अपॉइंटमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में और फाइनेंस के बारे में तुमको ज़्यादा बताना चाहिए तो हमारा लाइव वेबिनार अटेंड कर दीजिए। वेबिनार का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वेबिनार एब्सोल्युटली फ्री है। इस वीडियो तुमको पसंद है तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।